नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और आपके साथ मैं दीप्ति द्विवेदी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रिजल्ट ब्रेकिंग। सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। वोटों की जो गिनती है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी जानकारी, 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा जो ईवीएम में कैद हुआ है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों का आज फैसला होना है, रिजल्ट आना है। उत्तर प्रदेश में 81 सेंटर्स पर काउंटिंग होगी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फैसला सुनाया जाएगा आज। तो सुबह 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। धीरे धीरे करके एक एक करके तस्वीरें स्पष्ट होती जाएंगी। 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का जो फैसला आज होना है उसकी तस्वीरें धीरे धीरे 8 बजे से स्पष्ट होनी शुरू होंगी। जब काउंटिंग शुरू होगी 9 बजे से तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। तो रिजल्ट ब्रेकिंग ये है कि आज जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का फैसला सुनाया जाएगा। चूंकि हर किसी की निगाहें इसी पर टिकी हैं और हर किसी के मन में एक ही सवाल है, किसके सिर सजेगा ताज। तो ऐसे में आज इन सवालों का जवाब मिलेगा। थोड़ा और इंतजार करना होगा क्योंकि काउंटिंग जो है वो 8 बजे से शुरू होगी और उसके बाद एक एक करके तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी कि किसके सर ताज सजेगा। और देश की जो जनता है, उत्तर प्रदेश की जो जनता है, वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, किसके सिर ताज सजाना चाहती है। इसके साथ ही क्षेत्र की अगर हम बात करें, लोकसभा सीटों की अगर हम बात करें, तो वहां की जनता किसे सांसद के रूप में देखना चाहती है, ये भी तस्वीरें धीरे धीरे करके साफ होना शुरू हो जाएंगी। और इस वक्त अलग अलग जगहों से रिपोर्टर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। गौरव हमारे साथ एटा से लाइव जुड़ रहे हैं और कन्नौज से हमारे साथ गौरव जो है लाइव जुड़ रहे हैं। तो सौरभ हमारे साथ एटा से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सौरभ आपका रुख करते हुए, चूंकि एटा में इस वक्त तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? काउंटिंग 8 बजे शुरू होंगी, लेकिन तैयारियां क्या हैं वो जरा सबसे पहले आप बताएं दर्शकों को। जी दीप्ति, मैं आपको बता दूं कि कड़ी सुरक्षा इंतजाम के बीच जो है ना काउंटिंग की जो प्रक्रिया है थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो काउंटिंग जो एजेंट्स हैं उनका बराबर निरंतर आना जाना लगा हुआ है और जो जो प्रशासन के लोग हैं वो भी एकदम मुस्तैद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। अभी जो बैलेट पेपर है उनकी काउंटिंग शुरू हो चुकी है और जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसी वैसी थोड़ी ही देर में तस्वीरें कुछ कुछ साफ होने लगेंगी। एटा से कितने उम्मीदवार चुनावी मैदान में रहे हैं, एक बार जानकारी देते हुए बताएं जरा। किस पार्टी की तरफ से कितनी तैयारी की गई है, उनके एजेंट जो है किस तरह से वहां पर इस वक्त तैनात हैं? जी मैं बता दूं, मैं इस समय इटावा की नवीन मंडी में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो है ना 3 प्रत्याशी जो है खड़े किए गए हैं और जिनमें से भाजपा से रामशंकर कठेरिया जो पूर्व में पहले सांसद रह चुके हैं और समाजवादी पार्टी से जितेंद्र दौरे इस समय उनको प्रत्याशी बनाया गया है। ठीक है, कन्नौज का रुख करते हुए अनुराग जरा आप बताएं, कन्नौज में इस वक्त, चूंकि कन्नौज तो हॉट सीट भी है, ऐसे में कन्नौज की अगर बात की जाए इस वक्त किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं काउंटिंग को लेकर, और अभी वहां पर कौन कौन से लोग नजर आ रहे हैं? चूंकि काउंटिंग सेंटर पर लोगों का जो जमावड़ा है वो होना शुरू हो गया है क्या? दीप्ति, आपको बता दूं यहाँ पे कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाई गई है और बैरिकेटिंग से निकलने वाली गाड़ियों को और लोगों को जो है चेक किया जा रहा है, बराबर चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यहाँ पर जो है आज मतगणना 8 से शुरू होने वाली है। आप मेरे पीछे से देख सकते हैं यहाँ पे लोगों का आना जाना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे जो 3 उम्मीदवार हैं, भाजपा से सुब्रत पाठक और सपा से स्वयं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं और बसपा से इमरान हैं। तो आज जो 13 मई को इलेक्शन हुआ था जिसमें इन तीनों उम्मीदवारों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो गई थी, आज उसका जो है खुलासा होगा। देखने वाली बात होगी आखिर कौन यहाँ का ताज पहनता है और किसकी जीत होती है। तो कुछ ही समय में यहाँ पे जो है मतगणना शुरू हो जाएगी। ज्यादा बूथ होने की वजह से जो है आज जो है छिबरामऊ विधानसभा में बढ़ाई गई है। टोटल 21 टेबल जो मैं यहाँ पे छिबरामऊ विधानसभा पे 21 टेबल लगाई गई है। वही सदस्य नंबर की बात करें और तिरवा विधानसभा की बात करें। बिल्कुल, चलिए, तमाम जानकारी के लिए अनुराग और सौरभ आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि लगातार जो महा कवरेज का सिलसिला है वो इंडिया न्यूज पर जारी है। लेकिन इन सब के बीच अब आपको जौनपुर लिए चलते हैं। जौनपुर के स्ट्रांग रूम की क्या तैयारी है और वहां पर कितने जो काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं, इन सब का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने, उनकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको।
कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश में मतगणना स्थल से दिखाएगा इंडिया न्यूज़। हर काउंटिंग सबसे पहले इंडिया न्यूज़ दिखाएगा आपको। हर मतगणना स्थल से दिखा रहा हूं, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से यहां पर पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। तमाम चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है और यहां पर तमाम व्यवस्थाएं हैं। आपको बता दूं कम से कम 5000 पुलिसकर्मियों की यहां पर व्यवस्था की गई है। उसके बाद यहां पर BSF के जवान लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टि निर्देश देखते हुए। जिस तरह से यहाँ पर पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस फोर्स लगातार चेकिंग कर रही है। तमाम जगह लोगों की चेकिंग करके न पान, न मसाला, न गुटखा, न मोबाइल, किसी भी तरह का। और पुलिस के साथ साथ BSF के जवान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लगातार अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। BSF के जवान भी लगातार सबकी तलाशी ली जा रही है। तलाशी लेकर ही लोगों को अंदर भेजा जा रहा है। किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक सामान या किसी वॉच या किसी तरह का मोबाइल या किसी तरह का पान आदि मसाला किसी भी तरह का नहीं अंदर लिया जा रहा है। हर व्यक्ति को बढ़िया से चेकिंग करके अंदर भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दूं पल पल की अपडेट इंडिया न्यूज़ आप तक पहुंचाएगा। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से जौनपुर, अजीत गिरी, इंडिया न्यूज़ जौनपुर। तो हर एक लोकसभा सीट को लेकर हम लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं। 8 बजे से काउंटिंग शुरू होगी, लेकिन उससे पहले हम लगातार आप तक वो तस्वीरें पहुंचा रहे कि स्ट्रांग रूम की जो तैयारियां थी वहां पर कितने काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं, क्या कुछ रिस्ट्रिक्शन है लोगों को अंदर जाने के लिए। अब आपको देवरिया लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी ने जायजा लिया स्ट्रांग रूम का, क्या कुछ रहा है दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। अभी कुछ देर बाद मतगणना शुरू होगी, जिसको लेकर प्रशासन ने पूरा चाक चौबंद व्यवस्था किया है। देखिए, पर्यवेक्षक प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ पे भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। गेट पर कोई भी अनागृत व्यक्ति नहीं प्रवेश कर सकता है और केवल मात्र एजेंट ही जाएंगे। जो 28 टेबल बनाए गए हैं और 28 टेबल पे काउंटिंग होगी। सबसे बड़ी बात है कि काउंटिंग देवरिया में 2 जगह हो रही है। जो हम इस समय मौजूद है मारवाड़ी इंटर कॉलेज में, वहाँ 4 विधानसभा होंगे, जो सलेमपुर, भाटपार, बरहज और रुद्रपुर विधानसभा की काउंटिंग होगी। जबकि दूसरे 3 विधानसभा देवरिया, पथरदेवा, रामपुर, करखाना, DSS भी इंटर कॉलेज में होगी। उस मतगणना की चारों तरफ से चाक चौबंद प्रशासन ने किया है कि कोई भी व्यक्ति ये बिना पास के एंट्री नहीं कर सकता है। और बाहर जो भी लोग होंगे उनको धैर्य बनाने के लिए उन्होंने अपील किया है कि मतगणना शांतिप्रिय हो और कोई किसी प्रकार का कोई दखलंदाजी किसी का न हो। घनश्याम में इंडिया न्यूज़ देवरिया। तो राजनीति के हिसाब से आज का जो दिन है वो बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व जो रहा वो 7 चरणों में रहा। तमाम जो मतदान हुए, मतदाता पहुंचे, अपने मताधिकार का प्रयोग किए, लेकिन अब फाइनल रिजल्ट की बारी है। चूंकि जिन मतदाताओं ने इस भीषण गर्मी में धूप में निकलकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, ऐसे में अब रिजल्ट की बारी है। देखना यह होगा कि आज किसके सिर ताज सजेगा, चूंकि लगातार ये सवाल हर किसी के मन में बना हुआ है। 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, चूंकि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को फतेह करने के लिए बीजेपी ने इस बार खास प्लान, खास खाका तैयार किया। क्योंकि इस बार बीजेपी साफ तौर पर यह कहती नजर आ रही है कि मिशन 80 इस बार फतेह करना है। आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऐसे में उत्तर प्रदेश इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है हर एक राजनीतिक पार्टी के लिए, वो चाहे बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन ब्लॉक हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश की सीटें खासा मायने रखती हैं। उत्तर प्रदेश की जो 80 लोकसभा सीटें हैं, अगर उनके इतिहास को देखा जाए तो कुछ जगहों पर कांग्रेस का जो दबदबा रहा है वो चलता चला आ रहा है। जैसे कि रायबरेली सीट आप ले लीजिए, इसके साथ ही अमेठी सीट, हालांकि 2019 में राहुल गांधी वहां से हार गए थे, लेकिन इस बार अब ये उम्मीद जताई जा रही है, वहां पर KL शर्मा इस बार प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से, कि वहां पर जो है जो खोई हुई सीट है कांग्रेस की वो वापस मिल सकती है। ये एक दिलचस्प सीट है और इसको लेकर लगातार नजर बनी हुई है। वहीं अगर रायबरेली सीट की बात करें, जहां से सोनिया गांधी लगातार जो है चुनाव लड़ती आ रही थी, और रायबरेली की जो जनता है वो सोनिया गांधी पर अटूट विश्वास करते हुए, कांग्रेस पार्टी पर अटूट विश्वास करते हुए लगातार वहां से कांग्रेस के ही सांसद निकल रहे थे। लेकिन इस बार राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़े हैं। अब देखना यह होगा कि रायबरेली की जो जनता है, क्या वो विश्वास राहुल गांधी पर जता पाएगी क्या? अब अगर राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव जीतते हैं, इसके साथ ही वायनाड से भी चुनाव लड़े हैं राहुल गांधी, तो देखना यह होगा कि क्या राहुल गांधी वायनाड की सीट छोड़ते हैं या फिर रायबरेली की। ये सवाल जो है वो लगातार बीजेपी पार्टी की तरफ से भी किया जा रहा है कि अगर राहुल गांधी चुनाव दोनों सीट से जीत जाते हैं तो वो किस सीट को चुनेंगे, कहां की जनता को चुनेंगे। चूंकि ये लगातार जो कहा जा रहा है,
कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से, कि वहां की जनता से उन्हें बहुत प्रेम है, बहुत स्नेह है और उनका जो रिश्ता है वो बहुत पुराना है। ऐसे में क्या उस रिश्ते को राहुल गांधी बरकरार रखेंगे उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट पर, या फिर से वायनाड का रुख करेंगे? क्योंकि 2019 में तो वायनाड चले गए थे जब अमेठी सीट हारे थे। लेकिन अब आगे बढ़ते हुए और हम बात करें, अगर हम पश्चिमांचल यूपी में आते हैं तो पश्चिमांचल यूपी में इस बार बीजेपी ने एक मास्टर प्लान जो तैयार किया था उसके मुताबिक अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में कितनी सीटें जाती है। चूंकि आरएलडी के साथ जो है गठबंधन में बीजेपी ने चुनाव लड़ा है और पश्चिमांचल में खासा फायदा की जो उम्मीद है, क्या वो साकार हो पाता है या नहीं? क्योंकि पूर्वांचल यूपी और पश्चिमांचल यूपी दोनों जगह की जो राजनीति है, राजनीतिक इतिहास जो है वो बहुत अलग है। ऐसे में अब हर किसी के मन में सवाल यह है कि क्या आरएलडी के साथ जो गठबंधन बीजेपी का है, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? हालांकि अब धीरे धीरे काउंटिंग जब शुरू होगी तो तस्वीरें साफ होनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद ये पता चल जाएगा कि इस बार जो मिशन 80 फतेह करने की कोशिश में बीजेपी थी, क्या वो सफल हो पाएगा या नहीं। इसके साथ ही 400 पार का नारा जो है वो साकार हो पाएगा या नहीं, या फिर कुछ सरप्राइज होगा। चूंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन ब्लॉक की आएंगी। अब 295 सीटें अगर आती हैं तो किस तरह की जो है स्थिति होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, एनडीए की बात करें, तो एनडीए की किस तरह की सीटें आएंगी, ये लगातार सबके मन में सवाल बना हुआ। लेकिन एग्जिट पोल की अगर बात करें तो उसमें बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। अगर एग्जिट पोल के अनुमानित आंकड़ों के हिसाब से रिजल्ट रहा तो बीजेपी की बल्ले बल्ले होगी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन की, जो लगातार इंडिया गठबंधन ये दावा कर रहा है कि एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं उन पर उन्हें विश्वास नहीं है, आगे जो रिजल्ट आएगा वो उनके फेवर में होगा। अब फेवर में होगा या नहीं, ये आज तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच आपको ये बताते चले कि आज जो तस्वीरें साफ होंगी उसके बाद ये पता चल जाएगा कि एनडीए गठबंधन या इंडी गठबंधन। अब आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है। एक परंपरा है, जनता ने मोदी जी को प्रधानमंत्री चुनने के लिए ईवीएम मशीन में इतना वोट भर दिया है कि गिनती होने दीजिए तो देखिएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो एग्जिट पोल आया है उससे भी बेहतर प्रदर्शन एनडीए गठबंधन। विपक्ष के लोग चाहे जो कुछ भी करें, आप अगर विपक्ष की बात करें तो प्रदेश में जो दो पार्टियां एक तरह से लड़ रही हैं मिलकर के, कांग्रेस और सपा। कांग्रेस के पास कितना वोट है आप देख रहे हैं, उसी के दम पे सपा उछल रही है। तीसरा कौन सा जाति का वोट इनको मिल रहा है? सपा अकेले न लड़ रही है, और सपा कांग्रेस के साथ इस नाते समझौता की है कि ये मुसलमान कांग्रेस के साथ चला जाता तो मुसलमान का वोट रोकने में ये सफल है, ये मानते हैं। और ये भी नहीं है कि मुसलमान सब का सब कांग्रेस और सपा को दे रहा है। 20 से 25% मुसलमान बीजेपी को दे रहा है, चाहे वो 3 तलाक पे दे रहा हो, चाहे केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ लेके दे रहा हो, चाहे वो लंबे समय तक कांग्रेस सपा के शासन से जो उनका नुकसान हुआ है, 38% नौकरियों में थे, आज 1% नहीं रह गए हैं। ये बात पढ़े लिखे लोग समझ रहे हैं। मोदी जी के राज में आईएएस में पहली बार 51 बच्चे मुसलमानों के पास हुए हैं। वो तो खुश हैं, उनके परिवार खुश हैं, उनके रिश्तेदार खुश हैं कि कम से कम मोदी जी के राज में हम लोग हुए जो कांग्रेस सपा के राज में नहीं हुए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ एनडीए गठबंधन के साथ वोटों का अंबार है। आपको बता दें कि लगातार सबकी निगाहें जो है इस वक्त टिकी हुई हैं कि 8 बजे और काउंटिंग शुरू हो और उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके तस्वीरें साफ हो कि देश में किसकी सरकार बनने वाली है। उत्तर प्रदेश में जो है किस तरह से कितनी ज्यादा सीटें कौन सी पार्टी को मिलती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में मतदान हुआ था। इस बार जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, वहीं बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को एनडीए में शामिल किया गया था। तो लोकसभा चुनाव से पहले अपना दल एस
तो ऐसे में लगातार काउंटिंग के लिए जो है धीरे धीरे समय होता जा रहा है, लेकिन इन सब के बीच कानपुर से जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनसे हमारे सहयोगी ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो पहले सुनवा देते हैं आपको। मतदान का दिन है और हमारे साथ प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के रमेश अवस्थी जी है। रमेश अवस्थी जी से बात करेंगे क्योंकि वो भी पोलिंग सेंटर जो मतगणना स्थल है वहां पहुंच चुके। रमेश जी, क्या कहना चाहेंगे, कितना आश्वस्त है आज जीत को लेकर और कितने भारी मतों जीत होगी? देखिए, बहुत ऐतिहासिक विजय होने वाली है कानपुर में। आप देख रहे हैं एग्जिट पोल में भी पूरे कानपुर क्या पूरे देश का रिजल्ट आ चुका है। बस इंतजार है कि ऑफिशियल रूप से 5 या 6 बजे रिजल्ट आने का। मुझे लगता है कानपुर में इस बार ऐतिहासिक जीत होने वाली है, सभी रिकॉर्ड टूटने वाले हैं और इसका इंतजार है। बस हम लोग पूरे देश की बात करी जाए तो क्या मान रहे हैं आप? भाई, देश का मूड आप देख चुके हैं, जिस तरीके से एग्जिट पोल आए हैं और जनता का जो मूड आया उससे निश्चित हो गया कि इस बार 400 पार का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पूरा करने जा रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार ऐतिहासिक वोटों के साथ देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी जी है तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके अलावा जो प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, उनके द्वारा साफ कहा गया कि जो भारतीय जनता पार्टी का 400 पार का नारा है उसको कहीं ना कहीं अब चरितार्थ उसको सत्य करने की आज का समय है, क्योंकि आज मतगणना का दिन है। तो कहीं ना कहीं वो 400 पार का नारा भी आज सत्य होगा। कैमरा पर्सन सलमान के साथ राहुल वाजपेयी, इंडिया न्यूज़, कानपुर। की तरफ से जो जीत का दम भरा जा रहा है, ऐसे में देखना यह होगा क्या वो जीत जो है कितनी हद तक साकार होती है। फिलहाल आपको ये बताते चले कि 80 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव संपन्न हुआ और बीजेपी ने छोटे छोटे दलों को एनडीए में शामिल किया था। लोकसभा चुनाव में आपको बता दें इसी बीच अलग अलग जगहों से हमारे साथ रिपोर्टर लाइव जुड़ गए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। वीर नारायण हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं और गोरखपुर से हमारे साथ सुशील लाइव जुड़ रहे हैं। सुशील, सबसे पहले आपका रुख करते हुए जरा बताएं इस वक्त गोरखपुर में स्ट्रांग रूम को लेकर क्या जानकारी, कितनी टेबल लगाई गई है, काउंटिंग 8 बजे से शुरू होनी है, क्या कुछ तैयारी है, वहां पर कौन कौन से दल के लोग जो है उनके एजेंट पहुंचे हुए हैं? देखिए, बिल्कुल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर जो आज मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी। और ऐसे में मैं तो उसी स्ट्रांग रूम के बाहर खड़ा हूँ, तस्वीरें आपको दिखाऊं कि वो बगल में आपको स्ट्रांग रूम नजर आ रहा है। वाणिज्य भवन, संगीत कला संकाय और 3 यानी गोरखपुर के 3 लोकसभा सीटों का जो है यहाँ पे मतगणना होना है। एक संत कबीर नगर का जो है खजनी विधानसभा क्षेत्र है, दूसरा जो है गोरखपुर सदर है और फिर तीसरा बांसगांव है। और ऐसे में अगर हम आपको बता दें कि 14 टेबल जो है लगाए गए हैं और तकरीबन 832 मतगणना कर्मचारियों द्वारा ये मतगणना कराया जाएगा और साथ ही जो है गणना सुपरवाइजर 171 के आसपास लगाए गए हैं। उसी तरीके से गणना सदस्य 171 है और माइक्रो ऑब्जर्वर 171 है। समझिए कि जो 28 से लेकर जो 34 राउंड होना है, मिनिमम जो है 28 राउंड और मैक्स जो है 34 राउंड ये पूरा जो है मतगणना होना है। इसको लेकर के पूरी यहाँ पे तैयारी कर ली गई है और बाकायदे आप तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से जो अलग अलग 14 टेबल लगाए गए हैं उन सभी टेबलों के पास जो उनके एजेंट है वो पहुंच चुके हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर इंडी गठबंधन के हो। तमाम जो एजेंट है अलग अलग प्रत्याशियों के वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और उसके बाद जो है ये अगर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बैलेट पेपर की जो है गिनती शुरू होगी 8 बजे से और उसके बाद से फिर सबसे पहले बांसगांव जो है सीट की जो है राउंड की गिनती शुरू होगी और फिर उसके बाद सदर की होगी। तो आप समझिए कि 8 बजे जब बैलेट पेपर की गिनती शुरू होने के बाद आधे से 1 घंटे में जो भी वक्त लगेगा वो खत्म होने के बाद तब जो है ईवीएम मशीन की जो है राउंड की गिनती शुरू होगी और धीरे धीरे माना जा रहा है कि 12 से 1 बजे के बीच में होते होते तस्वीरें पूरी तरह से साफ हो जाएंगी कि एक बार फिर से किसकी सरकार बनने जा रही है। जी, आज इंतजार की घड़ी खत्म होगी लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार बाकी है। वीर नारायण, श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में इस वक्त क्या जानकारी है? स्ट्रांग रूम में कितनी जो है टेबलें लगाई गई हैं, क्या कुछ तैयारियां हैं सुरक्षा के, क्या कुछ इंतजाम है, क्या रिस्ट्रिक्शन है, क्या चीज की मनाही है? जी बिल्कुल, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा एक अहम लोकसभा सीट मानी जाती है। यहाँ से वीवीआईपी सीट जो कहते हैं, लेकिन यहाँ
अब की तीसरी बार भाजपा से हेमा मालिनी यहाँ प्रत्याशी के रूप में है। यहाँ अगर चुनाव के टेबलों की अगर बात की जाए तो 16 टेबल चुनाव की यहाँ लगाई गई है। 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा की जो 16 टेबलों पर मतगणना शुरू होगी। इससे पहले जो बैलेट पेपर है उसकी मतगणना शुरू होगी 8 बजे। उसके बाद जो है वीवीपैट जो मशीन है उनसे मतगणना शुरू की जाएगी। और सुरक्षा की अगर बात करें तो चप्पे चप्पे पर पुलिस की त्रिस्तरीय जो 3 लेयर की जो सिक्योरिटी है वो यहाँ लगाई गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो नजर बनाई हुआ है, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने हंगामा की चेतावनी पहले ही दे दी गई थी। इसको लेकर के एसएसपी डीएम यहाँ पर काफी सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को भी बिना पास से यहाँ प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। तो एलआईयू और जो पुलिस की जो टीम है वो पूरी तरह से यहाँ मुस्तैद नजर आ रही है। जी सुशील, ऐसे में जरा बताएं, गोरखपुर में क्या रूट डायवर्जन भी कहीं किया गया है क्या? चूंकि देखिए हर एक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। ऐसे में कहीं रूट डायवर्जन किया गया हो, क्या कुछ आज का प्लान है, प्रशासन ने क्या तैयारियां की हैं, जरा वो बताएं। देखिए, बिल्कुल ठीक सवाल किया आपने, और हमारा काम है कि एक एक पल पल की जानकारी अपने इंडिया न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाना, और हम लगातार इस कोशिश में रहते हैं। और आपको मैं बताऊं कि इस बार जो है यहाँ पे मतगणना स्थल को लेकर के पूरी तरीके से एक मेगा प्लान तैयार किया गया है, रूट मैप तैयार किया गया है, डायवर्जन किया गया है। सभी जो विश्वविद्यालय के जो रास्ते हैं उन सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कोई भी बड़ी वाहन या 4 पहिया वाहन बिना किसी मतलब के इस बैरिकेडिंग को पार करके अंदर नहीं आएगी। एजेंटों की गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, बाकी और लोगों की गाड़ियां कहाँ खड़ी होंगी, मीडिया पुलिस की गाड़ियां कहाँ खड़ी होनी है, सबके लिए एक जो है जगह निर्धारित कर दिया गया है और बाकायदे सभी को निर्देशित किया गया है। और सभी जगहों पर बैरिकेडिंग करके वहां पर पुलिस के जवान और सीओस को लगाए गए हैं, ताकि किसी भी तरह की आवागमन को लेकर के कोई व्यवस्था बाधित न हो सके। और साथ ही चुनाव को लेकर के सभी पार्टियों को या उनके जो एजेंट के उनके साथ समर्थकों को सभी को यह भी निर्देशित कर दिया गया है कि चुनाव आयोग के जो निर्देशानुसार है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन करना होगा। किसी भी तरीके का कोई जुलूस नहीं निकलेगा, किसी भी तरीके की कोई जो है आवागमन को लेकर के या मतगणना स्थल को लेकर के किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होना चाहिए। और साथ ही जो एजेंट हैं वो बिना मोबाइल और किसी इलेक्ट्रॉनिक सामान के वहां पर पहुंचेंगे। तो पूरी तरीके से कह सकते हैं खाका तैयार किया गया है, उसके मद्देनजर ये बिल्कुल सुरक्षा के एहतियातन इन सभी जो है रूल्स को फॉलो करना होगा, बेहद जरूरी है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए सुशील और वीर नारायण, आप दोनों लोगों का धन्यवाद। अपनी नजर बनाकर रखेगा, तमाम अपडेट जो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इन सबके बीच बड़ी खबर जो आ रही है उसको जानने के लिए सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। वहां से हमारे सहयोगी सौरभ त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। सौरभ, ओवर टू यू। सावधान रहने की जरूरत है। मतगणना को लेकर वो समय समय पर सावधान करते हुए नजर आए हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा अखिलेश यादव ने कहा है कि पोस्टल बैलेट पेपर को लेकर, ईवीएम को लेकर सावधान रहने की बात कही थी। तो ये बड़ी जानकारी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त दर्शकों तक पहुंचा दे। मतगणना को लेकर अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, सावधान रहते हुए मतगणना पर निगरानी रखें। जनता को जितना और वोट देने का अधिकार है और वो जनता ने दिया है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि इस वक्त की जनता को जितना वोट देने का अधिकार है, अब जनता ने अपना वोट कास्ट कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। आपको बता दें दर्शकों को, अखिलेश यादव समय समय पर ये कहते हैं, आज से नहीं कई दिनों से लगातार दीप्ति ये कहते आए हैं कि सावधान रहने की जरूरत है। अखिलेश यादव के मन में कहीं ना कहीं ये डर है क्या? अखिलेश यादव ये जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार ये है ईवीएम पर सवाल ठीकरा फोड़ दिया जाता है। जिस तरीके से 12 चरणों के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं विपक्षी खेमे में एक हलचल सी है, एक खलबली मची हुई है। इसीलिए चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, या देश के जिन भी जगह पर मतदान हुए हैं, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं निगरानी रखने के लिए। विपक्ष ने बाकायदे दीप्ति एक स्ट्रांग रूम की निगरानी के लिए अपनी टीम बनाई हुई है, अपने लोगों को बैठाया हुआ है, वहां पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। आपको बता दें कि ये 40 दिन तक ये मतदान जो हुआ है 7 चरणों में, अब 1952 से अब तक के इतिहास पर नजर दौड़ाए तो ये सबसे बड़ा मतदान रहा है, यानी लंबा टाइम रहा। 1992 में 52 की अगर बात करें, 1952 में ये मतदान 4 महीने तक चला था। ये भारतीय इतिहास में सबसे लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। लेकिन इस बार सिर्फ 40 दिन चले हैं। पहले चरण से 7 चरण तक, पहले चरण में जो मतदान हुए, इसके बाद से ही इस तरीके की बातें सामने आने लगी। अखिलेश यादव का ये कहना, कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि अपने जो लोग हैं उनको या इंडी गठबंधन के लोग हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए कहा गया है।
और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे एग्जिट पोल को लेकर, और आज दीप्ति एक और रिकॉर्ड बनेगा। रिकॉर्ड ये बनेगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या नरेंद्र मोदी रिकॉर्ड को बराबरी कर पाएंगे? क्योंकि अब तक हमारे देश में इतिहास रहा है सबसे ज्यादा समय तक अखिलेश, चलिए बिल्कुल। और ऐसे में देखिए सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह भी है और गौर करने वाली, चूंकि अखिलेश यादव ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरी तरफ अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि 125 सीटें जो एग्जिट पोल में रहे, लेकिन वो कह रहे हैं कि 295 सीटें इंडिया गठबंधन के खेमे में आएंगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या एनडीए की सरकार होगी या फिर इंडिया गठबंधन कुछ सरप्राइज कर रही है। ये एक बहुत बड़ी बात है। एक बार फिर से सौरभ जरा बताएं इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही, सीधे बिल्कुल एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली से आरएलडी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों तक पहुंचा दे। अहम जानकारी है, आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक्स पर लिखा है कि जैसे जैसे एनडीए के सांसदों की गिनती होगी, यानी जो जीत होंगे, नतीजे आएंगे, इसके बाद वो गिनती होनी शुरू हो जाएगी। सर्व समाज की तेज रफ्तार से तरक्की निश्चित है। जयंत चौधरी